नमस्कार, मैं हूं राघवेंद्र दुबे। इस समय इंडिया बिल्कुल 2020 अंदाज में खेल रही है। हम विपक्षी दलों के संगठन की बात कर रहे हैं जिसका नाम इंडिया है, और वह इस समय 2020 अंदाज में राजनीति कर रही है। मणिपुर पर प्रधानमंत्री जी बयान नहीं दे रहे हैं, सदन के अंदर आ नहीं रहे हैं, लेकिन विपक्ष प्रधानमंत्री के वक्तव्य से पहले राजी नहीं है और प्रधानमंत्री आने को तैयार नहीं है सदन में। अब इंडिया जो गठबंधन है उसने एक नया चक्रव्यूह रचा, मास्टर स्ट्रोक लगाया कि जिसमें अब मोदी को सदन में आना ही पड़ेगा। वह मास्टर स्ट्रोक है अविश्वास प्रस्ताव। कांग्रेस के गौरव गोगोई ने आज अविश्वास प्रस्ताव का नोटिस दे दिया, जिसे ओम बिरला ने स्वीकार कर लिया। माननीय सदस्यगण, मुझे सदन को सूचित करना है कि मुझे श्री गौरव गोगोई से नियम 198 के अंतर्गत मंत्रिपरिषद में अविश्वास प्रस्ताव प्राप्त हुआ है। मैं श्री गौरव गोगोई से सदन की अनुमति प्राप्त करने के लिए अनुरोध करता हूं। प्रस्ताव इस प्रकार है। ये सभा मंत्रिपरिषद में विश्वास का अभाव प्रकट करती है। श्री गोगोई कृपया सदन की अनुमति प्राप्त करें। अध्यक्ष महोदय, मैं निम्नलिखित प्रस्ताव के लिए सदन की अनुमति चाहता हूं। ये सभा मंत्रिपरिषद में विश्वास का अभाव प्रकट करती है। मैं उन सदस्यों से जो इस प्रस्ताव की अनुमति दिए जाने के पक्ष में यह अनुरोध करता हूं, अपने स्थान पर खड़े हो जाएं। इस प्रस्ताव की अनुमति दी जाती है। मैं सभी दलों के नेताओं से चर्चा कर और नियमों के तहत उचित समय पर चर्चा करने की तिथि से आप सबको अवगत करा दूंगा। और कुछ समय बाद कौन सी डेट होगी इस पर वो बताएंगे, और उस पर सरकार को विस्तृत चर्चा करनी ही पड़ेगी और प्रधानमंत्री को जवाब देना ही पड़ेगा। जिसके जो राजनीति बीजेपी किया करती थी, अब जो गठबंधन है विपक्षी दलों का, वही राजनीति वो कर रहे हैं और उसके पास में सत्ता दल फंस रहा है। सत्ता पक्ष परेशान है कि इससे कैसे पीछा छुड़ाएं, लेकिन अब अविश्वास प्रस्ताव आ गया है। अविश्वास प्रस्ताव आप सोचेंगे कि जो इंडिया का गठबंधन है, विपक्षी दलों का गठबंधन है, उनके पास तो बहुमत ही नहीं है, और बहुमत के बहुत दूर तक वो कहीं भी ठहरते नहीं हैं। फिर वो अविश्वास प्रस्ताव क्यों लाए? पूरा विपक्ष मिला दिया जाए तो लगभग 142 सांसद उनके हैं, और जो बीजेपी का गठबंधन है, या अकेले बीजेपी की बात करें तो 301 सीटें हैं लोकसभा में उनकी, और गठबंधन से 333 सीटें हैं। तो ऐसे में कहीं आगे पीछे भी जो अविश्वास प्रस्ताव है वो कहीं टिकता नहीं है। लेकिन यह अविश्वास प्रस्ताव हार भी जाएगी विपक्ष, लेकिन फिर भी हार के भी जीत जाएगी, क्योंकि मणिपुर के पर प्रधानमंत्री अपना वक्तव्य नहीं देना चाहते हैं, लेकिन अविश्वास प्रस्ताव आ जाने के बाद सदन के वो नेता हैं, उन्हें इस पर जवाब देना ही पड़ेगा, अनिवार्य रूप से आना ही पड़ेगा। विस्तृत चर्चा भी होगी। इसके लिए जरूरी होता है कि 50 सांसदों की स्वीकृति हो, तो पूरा इंडिया उसके साथ था, पूरा विपक्षी दल उसके साथ था। अविश्वास प्रस्ताव पहली बार 1963 में जवाहरलाल नेहरू के खिलाफ, जो प्रथम प्रधानमंत्री थे, उनके खिलाफ लाया गया था आचार्य कृपलानी द्वारा, क्योंकि चाइना से हारने के बाद यह अविश्वास प्रस्ताव लाया गया था। और सबसे ज़्यादा अविश्वास प्रस्ताव इंदिरा गांधी के खिलाफ आए। तो ये अविश्वास प्रस्ताव समय समय पर आते हैं, और अविश्वास प्रस्ताव का मतलब यही नहीं कि सरकार को सिर्फ गिराना है। उसका मतलब है कि जो मंत्रिमंडल है उसके प्रति विश्वास खत्म हो गया है, जो सरकार उसके प्रति विश्वास खत्म हो गया है। ऐसे में भी कोई भी 50 सांसदों की सहमति से अविश्वास प्रस्ताव लाया जा सकता है, जिसके फेर में ये एनडीए की जो गवर्नमेंट है वो फंस गई है। विपक्षी दलों की एक बैठक हुई,
जो राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं कांग्रेस के मल्लिकार्जुन खड़गे के चैम्बर में, वहाँ सारे विपक्षी दल जुड़े। और सबसे बड़ी बात यह है कि बीआरएस के सांसद ने भी अविश्वास प्रस्ताव दिया है। इसका मतलब बीआरएस भी अब इंडिया गठबंधन के साथ आ गई है। नामा नागेश्वर राय जो उनके सांसद, उन्होंने भी अविश्वास प्रस्ताव दिया है। अविश्वास प्रस्ताव पर चर्चा होगी। प्रधानमंत्री जो मणिपुर में तांडव चल रहा है उससे वो बच रहे हैं और मणिपुर पर वक्तव्य देने को तैयार नहीं। जो प्रधानमंत्री हमेशा बोलते ही रहते हैं, उन्हें जब नंबर आया कि मणिपुर में सदन के अंदर बोलें कि सरकार वहाँ क्या करना चाहती है, सरकार उन पीड़ित महिलाओं की जो लगातार शिकार हो रही हैं, इनको नग्न घुमाया जा रहा है और जिनके खिलाफ, महिलाओं के खिलाफ क्रूरता हो रही है, उनके खिलाफ बलात्कार हो रहे हैं, ऐसे में सरकार की जवाबदेही है। लेकिन सरकार इस पर मौन सा दे रही और प्रधानमंत्री 78 दिन के बाद सिर्फ यही बोलते हैं कि मुझे बड़ा दुख हुआ है और मेरे मन में क्रोध भी है। अरे मन में क्रोध है और पीड़ा हुई है तो वो दिखनी भी चाहिए आपको। मणिपुर में जाना चाहिए था और सदन में आकर के वक्तव्य भी देना चाहिए था, लेकिन सदन में वक्तव्य न दे करके वो जहाँ पर बीजेपी संसदीय दल की बैठक होती है उसमें इंडिया का नाम, जो गठबंधन है उसका नाम इंडियन मुजाहिदीन से जोड़ देते हैं, आतंकी संगठन से जोड़ देते हैं। कमाल की बात है कि इंडिया जिसके संविधान, जिसके मूल में संविधान है, जिसके मूल में भाईचारा है, जिसके मूल में सामाजिक सौहार्द है, जो प्रगति की बात करता है, ऐसे विपक्षी दल के संगठन को आप आतंकी से तुलना कर दें और तुलना ये भी कर दें कि ईस्ट इंडिया कंपनी से, जिन्होंने हमारे देश को गुलाम बनाने का काम किया, उनकी आप तुलना कर दें। और कई ट्वीट आ गए आपके पक्ष में। आपके उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का ट्वीट आ गया कि कौवा भले ही हंस बन जाए, हंस अपना नाम रख ले, लेकिन वो मोती नहीं चुगेगा। अमावस की रात का नाम पूर्णिमा रख दिया जाए तो वह शीतल प्रकाशमान नहीं हो पाएगी। शिवराज चौहान है मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री, उन्होंने लिख दिया कि बबूल ने अपना नाम गुलाब रखा है। ऐसे ही और तमाम ट्वीट आ गए। इंडिया नाम रखने से इतना मन में पीड़ा कैसे हो गई, इतनी ईर्ष्या कैसे हो गई कि आप इंडिया का ही विरोध करने में लग गए। ऐसा नहीं होना चाहिए था। आपको बड़ा दिल रखना चाहिए था। आप प्रधानमंत्री हैं देश के और आप अगर ऐसी छोटी सोच, जहां जरूरत है बयान देने की, वहां बयान नहीं दे रहे हैं, क्योंकि आपका सिर्फ और सिर्फ मकसद चुनाव लड़ना, चुनाव जीतना। इसके अलावा जनता कहीं भी जाए आपको कोई लेना देना नहीं, महंगाई से आपको कोई लेना देना नहीं, बेरोजगारी से आपको कोई लेना देना नहीं। और तमाम नेता जो इस तरीके के जिनके बयान आ रहे हैं, जो ट्वीट कर रहे हैं, इंडिया के खिलाफ ट्वीट कर रहे हैं, ये भारत की आत्मा के विपरीत है। इंडिया नाम तो बहुत सारों में लिखा गया है, किसमें नहीं लिखा है? इंडियन नेवी, इंडियन रेलवे, टीम इंडिया, बैंक ऑफ इंडिया, कोल इंडिया, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया ही कहा जाता है। इससे क्या होगा? आपकी कितनी स्कीम है जिसमें आपने इंडिया ही नाम लिखा, स्किल इंडिया, मेक इन इंडिया, खेलो इंडिया, जीतेगा इंडिया। तो ये तमाम जो नाम रखे हैं उससे क्या मतलब है? उनका संबंध मुजाहिदीन से हो जाएगा या दूसरे संगठन, उससे ईस्ट इंडिया कंपनी से हो जाएगा। ये जो सोच है, इस सोच को दुरुस्त करने की ज़रूरत है। आप इस हद तक चले गए, राहुल गांधी ने ट्वीट कर दिया, इसी पर ट्वीट किया कि प्रधानमंत्री जी आपको जो कहना है वो कहें, लेकिन हम मणिपुर के साथ खड़े हैं। ऐसी घड़ी में हम मणिपुर के महिलाओं की, मणिपुर के बच्चों के, उनके आंसू पहुंचेंगे और वहां पर शांति व्यवस्था और जो आपसी प्यार सौहार्द है उसको कायम करने में मदद करेंगे। लेकिन आप वहां पर नहीं बोलेंगे। और आप सरकार इतनी कैसे डर रही है कि प्रधानमंत्री जी जो हमेशा बोलते रहे, उन सदन में बोलने से उनको डर लग रहा हो? जवाब तो देना ही पड़ेगा आपको। देश के आप प्रधानमंत्री हैं। कुछ चैनल चला रहे थे कि गृह मंत्री का विभाग है और जो वहाँ पर हिंसा हो रही है, गृह मंत्री उस पर अमित शाह बयान देने को तैयार हैं। लेकिन प्रधानमंत्री जी तो हर जगह कहीं भी वही झंडी दिखाते हैं। कहीं रेल मंत्री का कहीं काम देखा?
हरी झंडी प्रधानमंत्री ही दिखाते हैं, और कहीं भी कोई उद्घाटन हो तो प्रधानमंत्री जी करते हैं। तो जवाबदेही किसकी होगी? सदन के नेता वही हैं, उनकी जवाबदेही होगी। हर जगह तो झंडी वही दिखाते हैं, मंत्रियों का कहीं कोई काम ही नहीं बचा है, तो जवाबदेही तो उनकी बनती है। और वही बोल के आए थे कि यहाँ पर कांग्रेस की सरकार, हमारी सरकार हो जाएगी तो यहाँ पर पूरा पूर्वोत्तर के राज्यों का वो नक्शा ही बदल देंगे, स्थिति बदल देंगे। लेकिन अब देखिए कि पूर्वोत्तर के सारे राज्य ही उद्वेलित हो गए, सब जगह इसी तरीके से दंगा फसाद और वो चल रहे हैं। इसी इंडिया नाम पर जो इंडिया की आलोचना हुई संगठन को लेकर के, जिसका नाम आतंकी संगठन से जोड़ दिया गया, उस पर आम आदमी पार्टी के सांसद जिनको निलंबित कर दिया गया, वो धरने पर बैठे हैं लोग संसद के अंदर गांधी प्रतिमा के सामने। उन्होंने एक अपना बयान दिया है, जरा सुना उसको। तू इधर उधर की ना बात कर, ये बता कि काफिला क्यों लूटा। मुझे रहजनों से गिला नहीं, तेरी रहबरी पर सवाल है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने कल भारत का अपमान किया, इंडिया का अपमान किया, मणिपुर की हिंसा से ध्यान भटकाने के लिए इधर उधर की बातें की। और इतना ही नहीं, उन्होंने इंडिया की तुलना आतंकवादी संगठन से कर दी। प्रधानमंत्री जी, क्या आपकी सोच इतने घटिया स्तर पर पहुंच सकती है? क्या वास्तव में आप ऐसा बयान दे सकते हैं भारत के खिलाफ, इंडिया के खिलाफ? हमारा अपमान कीजिए, देश का अपमान मत कीजिए, इंडिया का अपमान मत कीजिए, 140 करोड़ भारतीयों का अपमान मत कीजिए। आपने कैसे भारत की तुलना, इंडिया की तुलना आतंकवादी संगठन से कर दी? पहले इसके लिए पूरे देश से हाथ जोड़कर माफी मांगी। और दूसरा विषय, जो मणिपुर की हिंसा है, मणिपुर जल रहा है, एक बॉर्डर स्टेट है, वहां हत्याएं हो रही हैं, महिलाओं का बलात्कार हो रहा है, बच्चों का कत्ल हो रहा है, लोगों के घर जलाए जा रहे हैं, केंद्रीय मंत्री का घर जला दिया गया, राज्य की महिला मंत्री का घर जला दिया गया। हिंसा सारी सीमाएं पार कर चुकी है। बावजूद इसके आपके मुंह से आवाज नहीं निकल रही है। आप सदन में आकर जवाब क्यों नहीं देते? इसके बाद कांग्रेस की तेजतर्रार प्रवक्ता सुप्रिया श्रीनेत ने भी कहा कि देखो, जीतेगा तो इंडिया ही, और उन्होंने भी अपनी प्रतिक्रिया व्यक्त की है, इसको भी देख लें। जब इंडिया सामने हो तो डर वाजिब है, और इंडिया को अपने सामने खड़ा देखकर प्रधानमंत्री मोदी डर गए हैं, घबरा गए हैं, बौखला गए हैं। लेकिन घबराइए मत मोदी जी, क्योंकि इंडिया पूरी तरह से मणिपुर के साथ खड़ा है। इंडिया मणिपुर के आंसू पोंछेगा, उनको ढांढस बंधाएगा। इंडिया पूरे देश की मोहब्बत मणिपुर तक पहुंचाएगा। ये इंडिया का वादा है। लेकिन आप कब तक रणछोड़ बने रहिएगा? आप कब बात करिएगा मणिपुर की? आप कब शांति की अपील करिएगा? 36 सेकंड मणिपुर पर बोलकर कुत्सित राजनीति करके आप बच जाइएगा। मणिपुर इस देश का हिस्सा है। आप प्रधानमंत्री हैं, कोई पार्ट टाइम टेलीप्रॉम्प्टर पढ़ने वाले नायक थोड़े ही हैं। इस देश के प्रधानमंत्री को मणिपुर में सदन में बोलने से क्या डर है? आज देश ये सवाल पूछ रहा है। कब तक भागे भागे फिरिएगा? और असलियत यह है कि आप पानी पी पी कर विपक्ष को कोसते कोसते आज इस देश के खिलाफ खड़े हो गए। आपने इस देश को, आपने इंडिया को ईस्ट इंडिया कंपनी और इंडियन मुजाहिदीन के समकक्ष खड़ा कर दिया, और इसके लिए आपको देश माफ नहीं करेगा। लेकिन एक सवाल है, क्या स्किल इंडिया, स्टार्टअप इंडिया, डिजिटल इंडिया, खेलो इंडिया, आपका न्यू इंडिया, बीजेपी फॉर इंडिया, ये इंडियन मुजाहिदीन की एजेंट है क्या? और द टेलीग्राफ अखबार है, टेलीग्राफ अखबार ने पहले इन्हीं प्रधानमंत्री जी के लिए भी छापा था कुछ दिन पहले कि घड़ियाली आंसू 78 दिन के बाद मौन तोड़ करके तब प्रधानमंत्री जी 19वें दिन बोले, तो उसको नाम ही दे दिया कि घड़ियाली आंसू। और उन्होंने कहा कि 56 इंची खाल को भेदने में 79 दिन लगे। आज उसी टेलीग्राफ ने फिर एक खबर छाप दी, कुंभकर्ण टेस्ट, इसी अविश्वास प्रस्ताव से कि प्रधानमंत्री जी जो कुंभकर्णी नींद में सोए हुए हैं वो क्या बोलेंगे, और वो क्या 6 महीने के अंदर बोल पाएंगे कि या फिर तभी सदन में बोलेंगे जो 2024 जनवरी में ही जब नंबर आएगा तब बोलेंगे। इतना बड़ा कटाक्ष कर दिया है। मणिपुर में हालात बेकाबू हैं। एक फौजी जो कारगिल युद्ध में लड़ा, उसने कहा कि कारगिल युद्ध में हमने देश की रक्षा की, लेकिन अफसोस है कि हम अपनी पत्नी की रक्षा नहीं कर पाए। एक स्वतंत्रता सेनानी की पत्नी को जला दिया जाता है।
ये हालात वहाँ हैं। केंद्रीय मंत्री का घर फूंक दिया जाता है, वहाँ राज्य के मंत्रियों के घर फूंक दिए जाते हैं, लेकिन सरकार मस्त रही। कर्नाटक के चुनाव में सब लगे रहे, कर्नाटक के चुनाव के बाद विदेश गए, विदेश के आकर के फिर एमपी में आ गए, जहां सभी भ्रष्टाचारियों पर कार्रवाई करेंगे वो बयान देते हैं। इसके बाद अजीत पवार को शामिल कर लेते हैं, उप मुख्यमंत्री बना देते हैं महाराष्ट्र में, जिस पर आरोप लगा रहे थे। इसके बाद फिर पहुंच जाते हैं मेरा बूथ सबसे मजबूत पड़ा, जहां विदेशों में भी हमारी चर्चा हो रही है, विदेशों में हमारी निंदा हो रही है और भारत का मान सम्मान वहां नाक कट रही है इन दृश्यों से। और ऐसे जाने कितने ही मामले हैं जिसमें सरकार लपेटे में है। राजनीति में ऊंट किस करवट बैठेगा ये तो समय ही बताएगा, लेकिन जो जद्दोजहद चल रही है, जहां पूरी सरकार मणिपुर पर बोलने को तैयार नहीं है, मणिपुर पर बीजेपी के नेता, उनके प्रवक्ता, उनके मंत्री वहां का बचाव कर रहे हैं और बचाव में राजस्थान की दलील या बंगाल की दलील दे रहे हैं, वो भी मुद्दे उठने चाहिए। लेकिन क्या जो भयावह स्थिति मणिपुर में बनी हुई है, जहां एक दो मामले हैं उन पर भी कार्रवाई हो, उसी लेवल की हो। अभी विश्वास प्रस्ताव पर जब चर्चा होगी तो कौन कौन से मुद्दे खुल करके आएंगे। अविश्वास प्रस्ताव होगा, प्रधानमंत्री को बोलना पड़ेगा और आखिरी में बोलना ही पड़ेगा। फिर मिलेंगे किसी नए मुद्दे के साथ, तब तक के लिए ये दीजिए इजाजत। जय हिंद, जय भारत।